हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग चैप्टर को समझने वाले हैं। चैप्टर 2 मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। वो ऐसी कौन सी एक अकेली प्रोसेस है जिसके बिना इस धरती पर किसी भी स्पीशीज का, किसी भी प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं रह सकता? सोचिए। इसी सवाल का जवाब हमारे आज के टॉपिक का फाउंडेशन है। और वो जवाब है जनन यानी रिप्रोडक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करता है। ये सिर्फ एक नया जीव बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी प्रजाति का वजूद कायम रहता है। तो सवाल उठता है कि ये रिप्रोडक्शन इतना जरूरी है क्यों? इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, इसी से प्रजातियों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो माता पिता से बच्चों तक इसी के जरिए ट्रांसफर होती है। और तीसरा, रिप्रोडक्शन से आती है वेरिएशन यानी विविधता, और यही वेरिएशन आगे चलकर एवोल्यूशन यानी विकास का आधार बनती है। अब देखिए, किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन हो, उसके पीछे कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रोसेसेस काम करते हैं। जैसे डीएनए की कॉपी बनना, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, फिर सेल का डिवाइड होना, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का बनना, और फिर इन सबसे मिलकर एक नए जीव का डेवलप होना। ये सब सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। ऑलराइट, तो जनरल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब फोकस करते हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग सफर है जिसमें एक के बाद एक कई स्टेप्स शामिल हैं। चलिए इन घटनाओं के सीक्वेंस को देखते हैं। इस स्लाइड पर जीवन के सफर का पूरा रोड मैप है। ये सफर शुरू होता है गैमेटोजेनेसिस से, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने से। इसके बाद आता है इंसेमिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। उसके बाद इम्प्लांटेशन मतलब भ्रूण का गर्भाशय से जुड़ना, फिर जेस्टेशन यानी पूरी गर्भावस्था, और आखिर में पार्चुरेशन यानी प्रसव के साथ एक नए जीवन का इस दुनिया में आना। अब इतना लंबा प्रोसेस, एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं। इसके लिए एक सुपर इजी मेमोरी ट्रिक है, GIPIF। जी से गेमीटोजेनेसिस, I से इंसेमिनेशन, F से फर्टिलाइजेशन, I से इम्प्लांटेशन और P से पार्ट्यूरेशन। सिंपल। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, पर ये सब करता कौन है? इसके लिए हमारे शरीर में हैं स्पेशल ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनको हम इनके काम के आधार पर 2 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें हम गोनैड्स भी कहते हैं। इनका काम बड़ा सिंपल है। 2 मेन काम हैं इनके। पहला, गैमीट्स यानी युग्मक बनाना, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवा। और दूसरा, सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना। और फिर आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये अंग ना तो गैमेट्स बनाते हैं और ना ही हार्मोन्स। इनका काम सिर्फ एक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करना, जैसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये बेसिकली सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं। ये स्लाइड तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी दोनों के बीच का डिफरेंस। जरा ध्यान से देखिए इस टेबल को। प्राइमरी ऑर्गन्स गैमेट्स भी बना रहे हैं और हार्मोन्स भी, जबकि सेकेंडरी ऑर्गन्स ना गैमेट्स ना हार्मोन्स, बस ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट में मदद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों पर हार्मोनल कंट्रोल भी अलग अलग तरह का होता है। चलिए अब और डीप डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले हिस्से से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें सबसे मेन तो है अ पेयर ऑफ टेस्टीज, यानी एक जोड़ी वृषण, जहां स्पर्म्स बनते हैं। इनके अलावा हैं एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और पीनस। ये सब मिलकर सिस्टम को पूरा करते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, -2.5 डिग्री C। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वो बहुत ही क्रूशल टेम्परेचर डिफरेंस है जो स्क्रोटल सैक मेंटेन करता है। मतलब शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से 2.5 डिग्री कम। और ये तापमान हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एब्सोल्यूटली एसेंशियल है। ठीक है, बाहर से तो देख लिया, अब जरा टेस्टीज के अंदर झांक कर देखते हैं। चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। 250, सोचिए जरा,
हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स या वृषण पालिकाएं कहते हैं। ये एक तरह से स्पर्म बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सुपर इंपॉर्टेंट तरह की सेल्स होती हैं। पहली है जर्म सेल्स, जो एक्चुअली में स्पर्म्स बनाती हैं, और दूसरी हैं सर्टोली सेल्स, जिनका काम है इन बनते हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन और सपोर्ट देना। अच्छा, इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या ज़्यादा कॉमनली लेडिक सेल्स, और इनका एक ही बड़ा काम है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाना और सिक्रीट करना। ऑलराइट, तो स्पर्म बन तो गए, पर अब आगे क्या? उनका सफ़र कैसा होता है? चलिए अब उनके पूरे पाथवे को ट्रेस करते हैं और रास्ते में आने वाली इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को समझते हैं। तो एक स्पर्म का सफ़र एक पूरी जर्नी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शुरू होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर रेटे टेस्टिस नाम के एक नेटवर्क में जाती है, वहां से वासा एफरेंशिया के जरिए एपिडिडमिस में पहुंचती है, फिर वास डेफरेंस से होते हुए आखिर में यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। ये बिल्कुल एक वेल प्लान्ड हाईवे की तरह है। अब इस सफ़र में स्पर्म्स अकेले नहीं होते, उनकी मदद के लिए 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, जो एक फ्लूइड है। ये फ्लूइड स्पर्म्स को एनर्जी देने के लिए फ्रक्टोज से भरपूर होता है और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, सब लोग ध्यान दीजिए, ये स्लाइड 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सर्टोली मतलब न्यूट्रिशन, लेडिग मतलब टेस्टोस्टेरोन, एपिडिडमिस का काम है स्टोरेज और मैचुरेशन, और फ्रक्टोज वो है सेमिनल फ्लूइड में एनर्जी का सोर्स। इन पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए। और लीजिए एक और सुपर मेमोरी ट्रिक। पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स को याद रखने के लिए बस ये शब्द याद रखिए, SLATE। S से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, L से लेडिक सेल्स, A से एक्सेसरी ग्लैंड्स, T से टेस्टिस, E से एपिडिडमिस और P से पीनिस। इजी पीजी। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी डिटेल में समझा, पर एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये अमेजिंग नहीं है कि कैसे करोड़ों सेल्स और इतने सारे ऑर्गन्स एक परफेक्ट हार्मनी में एक दूसरे के साथ मिलकर सिर्फ एक मकसद के लिए काम करते हैं, जीवन को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। तो चलिए आज हम समझते हैं लाइफ के एक सबसे फंडामेंटल प्रोसेस को, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। आइए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज हमारा सफर एक बड़ी तस्वीर से शुरू होगा और हम धीरे धीरे एक कोशिका के लेवल तक, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाएंगे। उन सभी जरूरी चीजों को कवर करेंगे जो इस टॉपिक को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं उन मेन स्टेजेस पर, उन मुख्य पड़ावों पर जिससे एक नए जीवन का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया, आप जानते हैं, एक बिल्कुल सटीक बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है, कोशिका बनने से लेकर बच्चे के जन्म तक। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर एक कदम, हर एक स्टेप अगले के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। इसलिए इस सीक्वेंस को समझना बहुत ही क्रूशल है। चलिए अब हम अपने सफ़र के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि पुरुष प्रजनन प्रणाली यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। इस सिस्टम को ना हम 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी ऑर्गन, जिसे आप मेन फैक्ट्री समझ सकते हैं, और दूसरे हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स, जो कि पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो अब जब हमने इन कैटेगरीज को समझ लिया है, तो देखते हैं कि ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़कर एक पूरा रास्ता बनाते हैं, एक कंप्लीट पाथवे। एक स्पर्म सेल का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। उसकी शुरुआत टेस्टिस में होती है और फिर उसे शरीर से बाहर निकालने से पहले कई सारी नलियों से होकर गुजरना पड़ता है। अच्छा, अब इस सफ़र के दौरान स्पर्म अकेला नहीं होता। 3 खास ग्रंथियां यानी एक्सेसरी ग्लैंड्स आगे आती हैं। वो स्पर्म में अलग अलग फ्लूइड्स मिलाती हैं, जिससे बनता है सीमेन। और इन फ्लूइड्स का काम क्या है? सिंपल है, स्पर्म को एनर्जी देना, उसको प्रोटेक्ट करना और आगे बढ़ने के लिए लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट देना। चलिए अब बात करते हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
देखिए, बिल्कुल मेल सिस्टम की तरह ही फीमेल सिस्टम में भी एक प्राइमरी ऑर्गन होता है जिसका काम है गमीट्स यानी अंडाणु बनाना और हार्मोन्स रिलीज करना। और इसको सपोर्ट करने के लिए बाकी स्ट्रक्चर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है। और ये जो डायग्राम है ये ब्रिलियंट तरीके से उस रास्ते को दिखाता है जहां से एक अंडा गुजरने वाला है और वो जगह जहां एक नए जीवन का पालन पोषण होगा। यहाँ हर एक हिस्से का एक बहुत ही स्पेशल रोल है। ओवरी का काम है अंडा बनाना, तो यूटेरस का काम है बच्चे के विकास के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हर पार्ट जरूरी है। तो हमने दोनों सिस्टम्स देख लिए, लेकिन ये मेल गमेट मतलब ये स्पर्म आखिर बनता कैसे है? चलिए जानते हैं। ये देखिए, सेल डिवीजन का एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसकी शुरुआत एक डिप्लॉयड सेल से होती है और अंत में इससे 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि स्पर्मेटिड फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। उस राउंड सेल को एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक तैरने वाला स्पर्म बनता है जिसे हम सब पहचानते हैं। तो ये फाइनल हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दिखता कैसा है? चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी बनावट का हर एक हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिर्फ एक काम के लिए इंजीनियर किया गया है, अंडे तक पहुंचना और उसे फर्टिलाइज करना। एक स्पर्म असल में जेनेटिक मटेरियल के लिए एक डिलीवरी व्हीकल जैसा है और ये व्हीकल 4 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हेड में होता है सबसे कीमती सामान डीएनए और साथ ही उसके ऊपर होती है कैप जिसे एक्रोसोम कहते हैं। समझ लीजिए ये एक ऐसी चाबी है जिसके बिना अंडे का ताला खुल नहीं सकता। इसका मिडिल पीस एक इंजन की तरह काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है इस पूरे सफर के लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। और जो लंबी पूंछ है वही उसे तैरने के लिए जरूरी पावर देती है। स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और यहीं से एक ऐसी अद्भुत बायोलॉजिकल रेस की शुरुआत होती है जिसका अंजाम बड़ा खास होता है। तो सोचिए, एक सिंगल इवेंट में करोड़ों यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इस रेस को शुरू करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सफर आसान नहीं है। बहुत सारे स्पर्म रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसीलिए इतनी भीड़ में से आखिर में सिर्फ एक ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है और सफल होता है। ये बात हमें उस सूक्ष्म लेकिन बहुत ही हाई स्टेक्स वाले सफर की याद दिलाती है जहां से हम सब में से हर एक की कहानी शुरू हुई थी। हेलो एवरीवन, आज के इस कमाल के सेशन में सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा ये सेशन कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर एक अल्टीमेट एग्जाम रेडी नोटबुक का पूरा रिव्यू है। आज उन सभी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ऐसे डिकोड किया जाएगा जैसे बिल्कुल किसी टॉपर के हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हो। तो पूरा फोकस स्क्रीन पर रहना चाहिए क्योंकि आज लाइफ के स्टार्टिंग ब्लूप्रिंट को मास्टर करना है। आज का हमारा पूरा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। बेसिक से शुरू करके मेल और फीमेल सिस्टम्स, हार्मोन्स का खेल, फर्टिलाइजेशन और आखिर में प्रेगनेंसी तक जाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन सेट करते हैं। सेक्शन 1, बेसिक्स और सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसका एक फिक्स्ड 6 स्टेप का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है। सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे यानी गैमीटोजेनेसिस, फिर उनका ट्रांसफर होगा जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। तीसरा और सबसे खास फर्टिलाइजेशन यानी दोनों का फ्यूजन। उसके बाद एम्ब्रियो गर्भाशय से अटैच होता है जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। फिर आता है वो 9 महीने का डेवलपमेंट फेज यानी जेस्टेशन, और फाइनली बर्थ जिसे पार्चुरेशन कहते हैं। ये सीक्वेंस एग्जाम के लिए एकदम टिप्स पर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की, जो 2 कैटेगरी में बटे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सिंपल सी बात है, प्राइमरी ऑर्गन्स जैसे टेस्टिस और ओवरीज ये असल में फैक्ट्रीज हैं। ये गैमेट्स भी बनाते हैं और हार्मोन्स भी। वहीं जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं ना, वो कोई गैमेट नहीं बनाते, वो बस एक सपोर्ट सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही हाई यील्ड कॉन्सेप्ट छुपा है। मेल्स और फीमेल्स में गेमीट बनने की टाइमिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी यानी यौवन से स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल्स में oogenesis तभी शुरू हो जाता है जब वो खुद अपनी माँ के गर्भ में एक भ्रूण होती हैं। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग फैक्ट। चलिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को जरा गहराई से समझते हैं। इस नंबर को बिल्कुल रट लीजिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस।
टेस्टीज हमेशा शरीर के बाहर एक पाउच में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म्स बनने के लिए हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। एकदम परफेक्ट नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ये। अब टेस्टिस के अंदर झांक कर देखते हैं। हर टेस्टिस में लगभग 250 छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और हर लोब्यूल में 1 से 3 बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म्स का असली प्रोडक्शन यहीं होता है। यहाँ 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे, मेल जर्म सेल्स जो स्पर्म बनाते हैं, और सर्टोली सेल्स जिन्हें नर्स सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बेचारों स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म बन गए तो बाहर कैसे आएंगे? इनका रूट एकदम फिक्स है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर ये रेटिटेस्टिस में आते हैं। वहां से वासा एफ्रेंशिया की 10-12 डक्ट्स इन्हें एपिडिडाइमिस तक ले जाती हैं, और वहां से वास डिफरेंस नाम की डक्ट इन्हें यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घुमाते हुए आगे ले जाती हैं। एकदम वन वे ट्रैफिक चलता है यहाँ। अब असेसरी ग्लैंड्स को देखते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। सेमिनल वेसिकल हमेशा जोड़े में होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक होता है, सिंगल, जो ब्लैडर के ठीक नीचे होता है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी पैर में होता है। इन्हीं ग्लैंड्स का सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिलकर सीमन तैयार करता है। परफेक्ट। अब फोकस शिफ्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। अगर प्राइमरी ऑर्गन यानी ओवरी की बात करें तो यह बादाम के शेप की होती है, करीब 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी। और ध्यान रखिएगा, ये बॉडी में ऐसे ही हवा में नहीं लटकती। ये ओवेरियन लिगामेंट से यूट्रस के साथ और सस्पेंसरी लिगामेंट से पेल्विक वॉल के साथ मजबूती से अटैच होती है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा कहते हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में डिवाइड होता है। अब देखते हैं सेक्शन 4, गैमेटोजेनेसिस और हार्मोन्स का पूरा गेम। हमारी बॉडी में ये सब कुछ पीछे से हार्मोन्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेन का हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। ये जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाता है, जिससे 2 मेन गोनाडोट्रोफिन्स निकलते हैं, LH और FSH। मेल्स के केस में LH लेडिक सेल्स को ट्रिगर करके टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, और FSH सर्टोली सेल्स के थ्रू स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। चलिए अब आते हैं बहुत ही क्रिटिकल फेज पर, मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन। यहाँ हार्मोन्स का एक्शन एकदम सटीक होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल एकदम पीक पर चला जाता है, और ये पीक एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे LH में एक जबरदस्त उछाल आता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। बस इसी LH सर्ज की वजह से ओवरी से एग बाहर निकलता है, यानी ओव्यूलेशन होता है। अब इस याद रखने लायक बॉक्स पर पूरा फोकस डालिए। फर्टिलाइजेशन सिर्फ स्पर्म और एग का मिलना नहीं है। एग्जाम ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है, और वो है फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला रीजन। जब ये दोनों परफेक्टली फ्यूज होते हैं, तब जाकर लाइफ का पहला सेल बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। एक बार जाइगोट बन गया तो शुरू होता है हमारा फाइनल सेक्शन, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ खिसकता है, उसमें बहुत तेजी से क्लीवेज डिवीजन होता है। 1 सेल से 2, 2 से 4, फिर 8 और 16 सेल की एक सॉलिड बॉल बन जाती है, जिसे मोरूला कहते हैं। आगे जाकर यही मोरूला एक अंदर से खोखले स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और यही ब्लास्टोसिस्ट सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है ना, ट्रोफोब्लास्ट, वो यूट्रस की सबसे अंदरूनी दीवार एंडोमेट्रियम के साथ मजबूती से चिपक जाती है। इसी अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं, और असल में यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कुछ बहुत ही मैजिकल सेल्स होते हैं, जिन्हें इनर सेल मास कहते हैं। ये सेल्स 3 प्राइमरी लेयर्स में बदल जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्या आप सोच सकते हैं, इन्हीं 3 लेयर्स के स्टेम सेल्स से आगे चलकर इंसान की पूरी बॉडी, हर एक ऑर्गन और हर एक सिस्टम डेवलप होता है। और प्रेगनेंसी के ठीक पहले महीने के एंड में एक बहुत ही अमेजिंग और इमोशनल माइलस्टोन आता है। एम्ब्रियो का दिल धड़कना शुरू कर देता है। स्टेथोस्कोप की मदद से पहली बार इस नन्ही सी धड़कन को सुना जा सकता है, जो एक ग्रोइंग लाइफ का सबसे पहला क्लिनिकल साइन होता है। तो आज हमने एक सिंगल सेल से लेकर एक धड़कते हुए दिल तक का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड कर लिया है। सच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसी मास्टरपीस से कम नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, ह्यूमन डीएनए के अंदर अभी ऐसे और कितने बायोलॉजिकल चमत्कार छुपे होंगे जिन्हें जानना बाकी है। एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज की हमारी ये पूरी चर्चा कृष दिवाकर सर के टॉप टियर हैंडरिटन नोट्स पर बेस्ड है। मतलब एकदम सटीक जानकारी, एग्जाम के लिए जरूरी हर एक पॉइंट, और वो भी जीरो कंटेंट लॉस के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे युग्मक जनन के बिल्कुल बेसिक से, फिर हम शुक्राणु निर्माण के एक्चुअल चरणों को समझेंगे। उसके बाद स्पर्मेटिड कायांतरण पे बात करेंगे, फिर सर्टोली कोशिकाएं और एक बहुत ही बढ़िया फ्लोचार्ट देखेंगे। और हाँ, लास्ट में आपके लिए कुछ सुपर ट्रिक्स हैं जो ये सब कुछ चुटकियों में याद करवा देंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के बेसिक्स। अब सवाल यह है कि आखिर ये गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जननों यानी वृषण और अंडाशय में युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, बस उसी को युग्मक जनन कहते हैं। ये जो याद रखने लायक बॉक्स आप देख रहे हैं, ये हमारे आज के टॉपिक का फाउंडेशन है, क्योंकि सोचकर देखिए, बिना युग्मकों के तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, है ना। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि कैसे ये एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट नर और मादा के शरीर में अलग अलग काम करता है। अगर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और वहीं अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को oogenesis या अंडजनन कहा जाता है। आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पर रहने वाला है। तो एक्चुअल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। वृषण के अंदर ना शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन यानी म्योटिक डिवीजन के जरिए शुक्राणु बनाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये कि जनन स्तर की सभी कोशिकाओं में ये क्षमता होती है, और जो कोशिकाएं ये काम करती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम शुक्राणु निर्माण के अलग अलग चरणों को देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला चरण है बहुगुणन अवस्था, जिसे मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। इसके नाम से ही एकदम साफ है कि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस अवस्था में आदि जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस करती हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण। यहाँ जो सबसे क्रिटिकल डिटेल है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, वो ये है कि ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हमेशा द्विगुणित यानी डिप्लॉइड 2n होती हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या, इसके बाद आती है वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज। यहाँ आकर कोशिकाएं डिवाइड होना बंद कर देती हैं। अब वो सिर्फ पोषक पदार्थों को अपने अंदर इकट्ठा करती हैं और आकार में बड़ी होने लगती हैं। अब इन बड़ी हो चुकी कोशिकाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये अभी भी पूरी तरह से द्विगुणित यानी डिप्लॉइड ही होती हैं। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप, परिपक्वन अवस्था या मैचुरेशन फेज। इसे हम दो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 मियोसिस 1 होता है, जहां एक डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर दो अगुणित यानी हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। इसके तुरंत बाद होता है स्टेप 2 मियोसिस 2। इसमें हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनते हैं। तो हिसाब लगाइए, हमने एक प्राइमरी सेल से शुरुआत की थी और एंड में हमारे पास कुल 4 अगुणित स्पर्मेटिड बनकर तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्पर्मेटिड का कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये लिटरली एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे एक एकदम साधारण सी गोल कोशिका एक इतनी एक्टिव और स्पेसिफिक संरचना में बदल जाती है। फेज 1 में स्पर्मेटिड की लंबाई बढ़नी शुरू होती है। फेज 2 में सेंट्रोजोम 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पास वाला और एक दूर वाला। ये जो दूर वाला सेंट्रियोल है ना, यही आगे जाकर स्पर्म की पूंछ या अक्षीय तंतु बनाता है। फिर फेज 3 आता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ के बेस के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं ताकि स्पर्म को एनर्जी मिल सके। इसे हम नेबेनकण कहते हैं। फेज 4 में गोल्जी काय स्पर्म के सिर पर एक कैप जैसी संरचना बनाता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। और फाइनली फेज 5 में जो एक्स्ट्रा कोशिका द्रव्य होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे हमें एक एकदम हल्का, तेज और एक्टिव शुक्राणु मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सर्टोली कोशिकाएं और फ्लोचार्ट।
अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या ये डेवलप हो रहे नन्हे शुक्राणु अकेले सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये विकसित हो रहे शुक्राणु सरटोली कोशिकाओं में धंसे रहते हैं। इन सरटोली कोशिकाओं का एक ही मेन काम होता है, और वो है इन स्पर्म्स को लगातार पोषण देना, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए उसे इस शानदार फ्लोचार्ट की मदद से एकदम स्टेप बाय स्टेप समराइज कर लेते हैं। शुरुआत होती है प्राइमरी जर्म सेल से, जो 2n है। ये बनती है स्पर्मेटोगोनिया, ये भी 2n है। फिर ग्रोथ होकर ये बदलती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि अभी भी 2n है। अब यहाँ से मियोसिस आय होता है और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि n यानी हैप्लॉइड है। फिर मियोसिस 2 के बाद ये स्पर्मेटिड में बदलता है, और फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद हमें मिलता है स्पर्मेटोजोआ, यानी पूरी तरह से मैच्योर स्पर्म। ये 6 के 6 स्टेप्स बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। और अब वो सेक्शन जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सेक्शन 5, एग्जाम बूस्टर्स और सुपर ट्रिक्स। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली टेबल देखिए। शुक्र जनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह है जहां स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया हमारी जर्म सेल्स हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिप्लॉइड सेल है जो मियोसिस में जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो पहली सेल है जो हैप्लॉइड होती है। स्पर्मेटिड हमारा इमैच्योर स्पर्म है, और स्पर्मेटोजोआ पूरी तरह से तैयार मैच्योर शुक्राणु हैं। इस बाइलिंगुअल टेबल को अपनी मेमोरी में एकदम लॉक कर लीजिए। और अब पेश है हमारा मास्टर स्ट्रोक, हमारी सुपर मेमोरी ट्रिक। बस ये 4 शब्द याद रख लीजिए: गो, ग्रो, मैच्योर, मॉर्फ। पहले जी से जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन यानी बहुगुणन, दूसरे जी से ग्रोथ यानी वृद्धि, पहले एम से मैच्योरेशन यानी परिपक्वन, और आखिरी एम से मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। इस छोटी सी ट्रिक के साथ मेरी गारंटी है कि एग्जाम के प्रेशर में भी आप ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर हो जाए इन हाई यील्ड फैक्ट्स का। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी प्रक्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। स्पर्मेटोगोनिया हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं। एक प्राइमरी सेल से हमेशा 4 स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म का एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है। सर्टोली कोशिकाएं पोषण का काम करती हैं, और स्पर्म की पूंछ हमेशा अक्षीय तंतु से ही बनती है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे MCQ के रूप में छप कर आते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। इस एक इतने छोटे से माइक्रोस्कोपिक सीक्वेंस पर महारत हासिल करना मानव जीवन की निरंतरता यानी ह्यूमन लाइफ की कंटिन्यूएशन के बारे में हमारी समझ को कैसे डिफाइन करता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि नेचर का ये पूरा मैकेनिज्म कितना ज्यादा सटीक और शानदार है। मुझे उम्मीद है कि इन बेहतरीन नोट्स के साथ हमने इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है। ऐसे ही सीखते रहिए और इस नॉलेज को हमेशा अपने साथ रखिए। Hey everyone, and welcome to this highly requested explainer. Today, we are setting the stage for a zero-loss, absolutely exam-ready biology masterclass on the female reproductive and menstrual cycle. We're going to go line by line, skipping literally nothing, so that by the time we wrap up this session, you're going to have a rock-solid grasp of this entire biological timeline. Okay, let's dive right into our syllabus for today. We'll be tackling 5 key areas. First, the basics of the cycle. Second, the hormonal control. Third, the 4 main phases. Fourth, the favorable conditions for fertilization. And finally, we'll do a rapid-fire review of those high-yield exam points. All right, Section 1, Basics of the Menstrual Cycle. Let's get our foundational definitions down first. So what exactly is the menstrual cycle? Well, it happens during a female's reproductive years, which generally spans from about 12 or 13 years old all the way up to 40 or 45. During this massive phase of life, except when a pregnancy is happening, of course, a discharge of blood and the uterine mucosal lining occurs roughly every 26 to 28 days. This menstruation phase typically lasts for about 3 to 4 days. Because it happens at these super regular intervals, it's aptly named a cycle. Now, the natural conclusion to that reproductive phase is something called menopause. Right around the age of 40 to 45, menstruation naturally just stops. This is a massive biological marker because once menopause hits, pregnancy is no longer possible. There are also some associated physical changes that happen at this time, such as the breast becoming loose. Basically, it represents the permanent end of those 26 to 28 day cycles we just talked about. To really understand the end, we have to look at the beginning, right?
and that's puberty. Around 12 to 13 years of age, menstruation begins in girls. But this isn't just a physical milestone. Biologically speaking, it's the absolute primary indicator of sexual maturity. It's the body's way of signaling that from this stage onward, it actually has the ability to conceive and carry a pregnancy. Moving right along to Section 2, hormonal control of menstruation. Because let me tell you, nothing in this cycle happens by accident. It's entirely orchestrated by chemical messengers. We have 4 absolutely crucial hormones acting like directors behind the scenes, each with a very specific job. First up is FSH, which stimulates the development of the follicles in the ovary. Second is LH, and this one is the trigger that actually causes ovulation to happen. Third, we have estrogen. Its main job is to physically thicken up that uterine lining. And fourth is progesterone, acting as the final prep crew, maintaining and preparing the uterus to actually support a potential pregnancy. Keep these 4 roles locked in your mind, because they're the ones running the whole show. Now that we know who's in charge, let's map out the actual timeline in Section 3, the 4 main cycle phases. So, we basically divide a standard 28-day cycle into 4 distinct chapters. Phase 1 is the menstrual phase, taking up days 1 through 4. Phase 2 is the follicular phase, running from day 5 to 13. Phase 3 is just a single critical day, the ovulation phase on day 14. And Phase 4 is the luteal phase, wrapping up the whole cycle from day 15 to 28. Let's zoom in on the daily mechanics of each one of these. We start off with the menstrual phase. Day 1 marks the beginning of the entire cycle. Over the course of days 1 to 4, the uterine lining, which the body had previously built up, starts to break down. By day 4, this broken down lining is completely discharged from the body along with blood. Think of it as the body essentially clearing the slate so it can start completely fresh. But the body doesn't waste any time. Almost instantly, it starts rebuilding. Welcome to the follicular phase, which kicks off on day 5 and lasts right up until day 13. During this window, driven by that FSH hormone we talked about, follicles inside the ovary actually start to develop and grow. At the exact same time, the uterine lining actively starts thickening up again, getting ready just in case a fertilized egg arrives. Now this is wild. Day 14 is just one single day, but it is incredibly important. This is the ovulation phase. It's the exact moment a mature ovum, an egg, is finally released from the ovary. And remember our hormonal directors? This precise release doesn't just happen randomly. It's triggered by a massive, sudden spike in the LH hormone. Right after ovulation, we enter the final stretch, the luteal phase, spanning days 15 to 28. That follicle that just ruptured to release the egg, it transforms into a brand new structure called the corpus luteum. And this corpus luteum immediately gets to work secreting progesterone to prep the uterus. But here's the biological if-then logic. If fertilization does not occur by day 28, the corpus luteum simply degenerates. Without it, the progesterone levels drop, the lining breaks, and boom, menstruation begins all over again. So if we pull back and look at the big picture, it forms a perfect continuous loop. Menstruation leads straight into the follicular phase, which builds up to that critical ovulation on day 14. That triggers the corpus luteum formation and progesterone secretion. And if there's no fertilization, it loops right back around to menstruation. It's just a brilliant, self-repeating biological clock. But what happens when that loop is actually interrupted? Let's check out Section 4, Favorable Conditions for Fertilization. It all really comes down to biological math. Think about the lifespans involved here. The ovum, the egg, has a really short lifespan of about 24 to 48 hours max after ovulation. If it isn't fertilized in that super tight 48 to 72-hour window, it degenerates. On the flip side, sperm have a lifespan of about 48 to 72 hours once inside the female body. Because sperm can hang around and wait for a few days, and the egg only survives a short time after day 14, mathematically speaking, the window between the 11th and the 18th day of the cycle is the prime time, highly favorable for conception. But hey, timing isn't everything. For fertilization to actually be successful, 4 strict physiological conditions have to be met. Number 1, ovulation absolutely must occur. Number 2, the oviduct or fallopian tube has to be open with 0 blockages. Number 3, the uterus must be totally free from infection to safely support a pregnancy. And number 4, the sperms introduced have to be healthy and fully active. If even one of these 4 conditions is missing, fertilization is pretty much a no-go. All right, we've gone through the mechanics, the hormones, and the conditions. Let's bring it all home with Section 5, high-yield exam points.
This is the stuff you absolutely have to memorize cold for your exams. Let's run through it. The total length of the cycle, 28 days. The menstrual phase, that's days 1 to 4. Ovulation, always pin it to the 14th day. Ovum lifespan, 24 to 48 hours. Sperm lifespan, 48 to 72 hours. The highly fertile window, 11th to 18th day. And lastly, menopause typically hits around 40 to 45 years of age. Those are your absolute gold standard metrics. And to make sure you literally never mix up the chronological order on a test, I've got a great little memory trick for you. Just remember MFOL. M is for menstrual, F is for follicular, O is for ovulation, and L is for luteal. Memorize MFOL and you're going to construct that cycle timeline perfectly every single time. One last super quick review before we wrap up. Let's lock in those chemical directors one more time. FSH, that equals follicle growth. LH, that's ovulation. Estrogen, uterine growth. And progesterone, pregnancy maintenance. Honestly, it's as straightforward as just matching the specific hormone directly to its main physical job. Well, before I let you go, I want to leave you with something to really think about. We've just seen how incredibly exact this 28-day biological clock is, right? Down to specific hours and sudden hormonal spikes. Knowing all of this, how do you think everyday lifestyle factors, things like extreme stress, lack of sleep, or sudden diet changes, might disrupt these delicate and precise hormonal triggers? It's pretty fascinating to think about how our external environment directly messes with our internal biology. Keep studying hard, and I'll catch you in the next explainer. नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र को पूरी गहराई से डिकोड करने वाले हैं। ये कोई साधारण सेशन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एग्जाम रेडी मास्टर क्लास है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम हर एक डिटेल को ऐसे समझेंगे कि वो सीधा आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले बेसिक्स जैसे साइकिल, प्यूबर्टी और मेनोपॉज, फिर हम हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे, 4 मेन फेजेस देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बेहतरीन फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की कंडीशंस और लास्ट में एग्जाम के लिए एक सुपरफास्ट रिवीजन और कुछ कमाल के निमोनिक्स। सेक्शन 1 बुनियादी बातें। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने से पहले ना उसकी बाउंड्रीज और टाइमलाइन को समझना सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र की। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज में, जो कि लगभग 12 से 13 साल से शुरू होकर 40-45 साल तक चलती है, प्रेगनेंसी के टाइम को छोड़कर हर 26 से 28 दिन में यूट्रस की लाइनिंग और ब्लड डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज करीब 3 से 4 दिन तक चलता है। बस इसी पूरी साइकिल को हम मासिक धर्म चक्र कहते हैं। यहाँ ये 26 से 28 दिन वाली साइकिल और 3-4 दिन का स्राव, ये आंकड़े आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब आते हैं प्यूबर्टी यानी युवावस्था पर। लड़कियों में ये करीब 12 से 13 साल की उम्र में शुरू होती है। ये सिर्फ एक एज नहीं है, बल्कि ये सीधा इंडिकेटर है सेक्सुअल मैच्योरिटी का। मतलब ये वो स्टेज है जिसके बाद एक फीमेल बायोलॉजिकली कंसीव कर सकती है। और प्यूबर्टी के बिल्कुल अपोजिट एंड पर आता है मेनोपॉज, जिसे हम रजोनवृत्ति कहते हैं। करीब 40 से 45 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह से रुक जाता है। इसके बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। तो ये रिप्रोडक्टिव टाइमलाइन का फुल स्टॉप है। सेक्शन 2 हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम या मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण। अब सवाल ये है कि इस पूरी साइकिल को इतनी परफेक्टली चलाता कौन है? जवाब है हमारे हार्मोन्स। ये एक तरह के कंट्रोल पैनल की तरह काम करते हैं। यहाँ 4 मेन हार्मोन्स हैं। पहला है FSH, जो फॉलिकल्स यानी पुटिकाओं के डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट करता है। दूसरा है LH, जो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कराता है। तीसरा एस्ट्रोजन, जिसका काम यूट्रस की लाइनिंग को मोटा बनाना है। और चौथा है प्रोजेस्टेरोन, जो गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। हर हार्मोन का अपना एक फिक्स काम है। सेक्शन 3 द 4 मेन फेजेस यानी मासिक धर्म चक्र के प्रमुख चरण। अब हम इस साइकिल की एक्चुअल टाइमलाइन पर बात करेंगे। 28 दिन की इस साइकिल को अगर हम डिवाइड करें तो ये मेनली 4 हिस्सों में बंटती है। डे 1 से 4 मेंस्ट्रुअल फेज, डे 5 से 13 फॉलिक्यूलर फेज, ठीक 14वें दिन ओव्यूलेशन फेज और फिर डे 15 से 28 लूटियल फेज। आइए इस फर्स्ट हाफ को समझते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो टूटती है और ब्लड के साथ बाहर आती है।
इसके ठीक बाद शुरू होता है फॉलिकुलर फेज। यहाँ ओवरी के अंदर फॉलिकल्स ग्रो करने लगते हैं और यूट्रस की जो लाइनिंग अभी टूटी थी ना, वो फिर से मोटी होने लगती है। मतलब पुरानी तैयारी खत्म और नई तैयारी शुरू। फिर आता है साइकिल का सबसे क्रिटिकल दिन, 14वां दिन। इसे ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। यहाँ LH हार्मोन के पीक पर होने की वजह से एक मैच्योर ओवम यानी अंडाणु रिलीज होता है। और लास्ट में आता है ल्यूटियल फेज। जो फॉलिकल रप्चर हुआ था वो अब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, लाइनिंग फिर टूटती है और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। सेक्शन 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो चार्ट। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस फ्लो चार्ट में देखते हैं। यहाँ आपको साइकिल का एक शानदार लूप नजर आएगा। शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन से, फिर फोलिकुलर फेज, 14वें दिन ओव्यूलेशन, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का बनना और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वापस से मेंस्ट्रुएशन। ये एक साइक्लिक, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। सेक्शन 5 फर्टिलाइजेशन की कंडीशंस। अब बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी होनी है तो उसके लिए बायोलॉजिकली क्या-क्या एकदम सही होना चाहिए। यहाँ पर टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। एक ओवम यानी अंडाणु की लाइफ सिर्फ 24 से 48 घंटे होती है। अगर इस बीच फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पर्म यानी शुक्राणु का जीवन काल करीब 48 से 72 घंटे होता है। सोचिए, इस लाइफ स्पैन की वजह से कंसीव करने की जो विंडो है वो कितनी छोटी होती है। और इसी मैथ्स के हिसाब से हमारा फर्टाइल विंडो डिसाइड होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक का जो टाइम है ना, उसे कंसेप्शन के लिए सबसे फेवरेबल माना जाता है। साइंटिफिकली यही वो पीरियड है जहां प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के लिए ना एक स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल चेकलिस्ट है जिसके 4 पॉइंट्स टिक होने ही चाहिए। पहला, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग होना ही चाहिए। दूसरा, ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं। तीसरा, यूट्रस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और चौथा, स्पर्म्स का हेल्दी और एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। सेक्शन 6 एग्जाम रिविजन एंड निमोनिक्स। चलिए अब टीचर मोड ऑन करते हैं और इस पूरे टॉपिक को आपके एग्जाम के लिए लॉक करते हैं। इन नंबर्स को बिल्कुल रट लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन, मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 4 दिन, ओव्यूलेशन ठीक 14वें दिन, फर्टाइल पीरियड 11वें से 18वें दिन और मेनोपॉज 40 से 45 साल की उम्र में। एग्जाम्स में ये फिगर्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इन फेजेस का सही ऑर्डर याद रखने की बेस्ट ट्रिक है MFOL। MFOL। M से मेंस्ट्रुअल फेज, F से फॉलिकुलर फेज, O से ओव्यूलेशन और L से ल्यूटियल फेज। बस इतना याद रखिए और एग्जाम में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हार्मोन्स के लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं सिर्फ 2 वर्ड्स में। FSH फॉलिकल ग्रोथ, LH ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन यूटेराइन ग्रोथ और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। है ना, एकदम सिंपल। ये आपको एग्जाम डे पर बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक 28 दिन की साइकिल को चलाने के लिए इतने सटीक, इतने माइक्रोस्कोपिक हार्मोनल डांस की जरूरत होती है तो ऐसी और कितनी अदृश्य घड़ियां होंगी जो इस वक्त चुपचाप हमारे सर्वाइवल को चला रही हैं। सोचिएगा जरूर। ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्कार। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है ओजीनेसिस यानी अंडाणु जनन। आज का ये पूरा सेशन कृष दिवाकर सर के प्रीमियम क्लासरूम नोट्स पर आधारित है। मतलब आपको बिल्कुल वैसे ही हैंड रिटन नोट्स का फील मिलेगा जैसे कोई टॉपर अपनी नोटबुक में बनाता है। हमारा फोकस ये रहेगा कि आपका एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ आज की इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के इंडेक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम oogenesis के बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी मेन फेजेस, ओवम का स्ट्रक्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ इसका कंपैरिजन और फाइनली एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पावर पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, इंट्रोडक्शन टू oogenesis। आखिर ये पूरी प्रोसेस है क्या?
अगर हम oogenesis की डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझें तो ओवरी की जर्म सेल से मियोटिक डिवीजन के थ्रू ओवम बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को oogenesis कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म बहुत ध्यान से सुनिएगा, मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये वो कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या को एकदम आधा कर देती है। अब इस प्रोसेस से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में थोड़े माइंड ब्लोइंग है। मतलब ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत तो फीटल लाइफ यानी भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है और फिर ये 40, 45 या कभी-कभी 55 साल की उम्र तक चलती है। हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ओवम मैच्योर होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, लेफ्ट और राइट ओवरी हर महीने ऑल्टरनेट काम करती हैं, जिसका सीधा कनेक्शन फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल से होता है। ऑल राइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, oogenesis की मुख्य अवस्थाएं। यहाँ से बायोलॉजी का असली मैजिक शुरू होता है। इन फेजेस को याद रखना अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हमारे पास एक सुपर मेमोरी ट्रिक है। बस एक वर्ड याद रखिए, PGM। PGM। P से प्रोलिफरेशन यानी गुणन, G से ग्रोथ यानी वृद्धि और M से मैचुरेशन यानी परिपक्वन। बस ये एक छोटा सा एक्रोनिम दिमाग में सेट कर लीजिए और पूरा सीक्वेंस आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। अब ये P, G और M लाइफ में एग्जैक्टली कब कब होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोलिफरेशन तब शुरू होता है जब फीमेल फीटस सिर्फ 6 महीने का होता है। सोचिए, इसके बाद जो ग्रोथ फेज है वो भी जन्म से पहले फीटल लाइफ में ही पूरी हो जाती है। लेकिन जो फाइनल मैचुरेशन फेज है ना, वो प्यूबर्टी यानी 11-13 साल की उम्र से स्टार्ट होकर 45 साल तक चलती है। तो चलिए PGM के P को ज़रा डिटेल में डिकोड करते हैं। प्रोलिफरेशन फेज, जैसा कि हमने बात की, ये 6 महीने की भ्रूणीय अवस्था में होता है। यहाँ होता ये है कि जो जर्मिनल सेल्स हैं वो डिवाइड होकर सेल्स का एक पूरा ग्रुप बना लेती हैं, जिसे हम फॉलिकल्स या पुटिका कहते हैं। और फिर इन्हीं में से कोई एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है और उसे हम नाम देते हैं oogoनियम। ये इस पूरी जर्नी का बिल्कुल पहला स्टेप है। इसके बाद आता है G फॉर ग्रोथ फेज। ये भी बर्थ से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। अब जो oogoनियम बना था ना, वो अपने अंदर बहुत सारा फूड और न्यूट्रिशन जमा करने लगता है। अब भाई इतना खाना खाएगा तो साइज तो बढ़ेगा ही, तो फूड एक्यूमुलेट होने की वजह से इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। और अब इस बड़े oogoनियम को हम एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, प्राइमरी oocyte। फाइनली हम पहुंचते हैं M पर, यानी मैचुरेशन फेज। ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ वो प्राइमरी oocyte 2 बार डिवाइड होता है। मियोसिस 1 में ये डिवाइड होकर एक बड़ी सेल बनाता है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक बहुत ही छोटी सी सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। फिर मियोसिस 2 होता है जहाँ एक बड़ा ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनइक्वल डिविजन क्यों? वो इसलिए ताकि सारा का सारा न्यूट्रिशन उस एक ओवम के पास ही रहे। इस पूरी प्रोसेस में टोटल 3 पोलर बॉडीज तक बन सकती हैं, जो बाद में अपने आप डीजेनरेट यानी नष्ट हो जाती हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि ओवम बनता कैसे है। सेक्शन 3 में हम देखते हैं कि आखिर ये ओवम अंदर से दिखता कैसा है। अगर हम ओवम की एनाटॉमी को देखें तो ये बिल्कुल स्फेरिकल या गोल होता है और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स में से एक है। इसके एकदम सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है जो साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। इसके बाहर की लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सेल मेम्ब्रेन को विटाइलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ठीक बाहर वाली लेयर है जोना पेल्यूसिडा और सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं कोरोना रेडियाटा। अंदर से बाहर की तरफ इन लेयर्स के नाम आपको एकदम टिप्स पर होने चाहिए। यहाँ एक बहुत ही स्पेशल टर्म आता है जिसे आप कह सकते हैं कि एग्जाम्स का फेवरेट है, इलेसिथल। ह्यूमन ओवम इलेसिथल होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें योक या पीतक बिल्कुल एब्सेंट होता है। इसे आप जरूर नोट कर लें। तो अभी तक हमने जितना भी थियोरी पोर्शन डिस्कस किया है, सेक्शन 4 के इस फ्लो चार्ट में वो पूरा एक साथ विजुलाइज हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट पूरे टॉपिक का एकदम परफेक्ट समरी है। ऊपर से शुरू करें तो हमारे पास है oogonia जो 2n यानी डिप्लॉयड है। ये ग्रो करके बनता है प्राइमरी oocyte जो अभी भी 2n ही है। लेकिन ट्विस्ट आता है मियोसिस 1 में। यहाँ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और हमें मिलता है n यानी हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर मियोसिस 2 के बाद फाइनली हमें मिलता है हमारा हैप्लॉइड ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी।
ये जो 2n से n तक का सफ़र है ना, यही इस पूरे ओजेनेसिस का मेन मोटिव है। सेक्शन 5 बायोलॉजी में जब भी हम फीमेल गैमीट प्रोडक्शन यानी oogenesis पढ़ते हैं तो उसका मेल काउंटरपार्ट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपैरिजन करना मस्ट हो जाता है। पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। आखिर दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, दोनों में जर्म सेल्स डिवाइड होती हैं, दोनों में ही ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज आती हैं, दोनों में सेल्स का साइज बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, दोनों में जो पहला डिवीजन है वो मियोटिक ही होता है, और फाइनली दोनों प्रोसेस के एंड में हमें हैप्लॉइड गैमीट्स ही मिलते हैं। बेसिक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन असली कहानी तो डिफरेंसेस में है। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही एफिशिएंट है। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 छोटे और मोटाइल यानी मूव करने वाले स्पर्म्स बनते हैं। डिवीजन एकदम इक्वल होता है और कोई पोलर बॉडी नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ oogenesis में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। यहाँ एक oocyte से सिर्फ एक बड़ा नॉन मोटाइल ओवम बनता है। डिवीजन बिल्कुल अनइक्वल होता है ताकि ओवम को मैक्सिमम पोषण मिल सके, और इसी वजह से 2 से 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जिनका कोई खास यूज नहीं होता। ओके, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम पावर पॉइंट्स। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन पॉइंट्स को एकदम रट लीजिए। पहला, oogenesis फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, हर महीने केवल एक ओवम रिलीज होता है। तीसरा, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड यानी 2n होता है, जबकि फाइनल ओवम हैप्लॉयड यानी n होता है। चौथा, पोलर बॉडीज डीजेनरेट हो जाती हैं। और पांचवा, जो हमने पहले भी हाईलाइट किया था, ह्यूमन ओवम एलेसिथल होता है बिना योग के। ये वो बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको सीधे सीधे मार्क्स दिलाएंगे। और अगर मुझे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को सिर्फ एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये सीक्वेंस होगा। सबसे पहले oogonia, फिर प्राइमरी oocyte, उसके बाद सेकेंडरी oocyte और फाइनली ओवम। बस इस सीक्वेंस को याद रखिए, आपका कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही डीप थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, चूंकि एक फीमेल फीटस के अंदर प्राइमरी oocytes उसके जन्म से पहले ही बन जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बच्चे के बनने की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो एक्चुअली में उसकी दादी के गर्भ में ही बन गई थी? कमाल की बात है ना? बायोलॉजी का ये फैक्ट सिर्फ अमेजिंग ही नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक्स और पीढ़ियों के गहरे कनेक्शन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम लाइफ की शुरुआत की पूरी बायोलॉजिकल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक का सफर। कृष दिवाकर सर के इन बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स की मदद से हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का इंडेक्स कुछ इस तरह है। हम फर्टिलाइजेशन और उसकी साइट से शुरू करेंगे, फिर पॉलीस्पर्मी, जाइगोट का बनना, बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, क्लीवेज से मोर्यूला तक का सफर, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन और आखिर में पूरी जर्नी की एक क्विक समरी। कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इट्स साइट, यानी ये जीवन असल में शुरू कहाँ से होता है। फर्टिलाइजेशन ये एक बहुत ही हाई यील्ड और याद रखने लायक डेफिनेशन है। सिंपल शब्दों में कहें तो स्पर्म यानी शुक्राणु और ओवम यानी अंडाणु के आपस में मिलने की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और याद रखिएगा, ह्यूमंस में ये प्रोसेस पूरी तरह से इंटरनल होती है, जिसके एंड रिजल्ट के तौर पर एक जाइगोट बनता है। अब जरा इस पूरे रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंसेमिनेशन के दौरान वजाइना में लाखों स्पर्म्स रिलीज होते हैं। वहां से ये स्पर्म सर्विक्स को पार करके यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली तैरते हुए फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन तक पहुंचते हैं। यहीं पर सबसे जरूरी कैच है, फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब स्पर्म और ओवम दोनों एक ही टाइम पर इस एम्पुला तक पहुंचें। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, पॉलीस्पर्मी और जाइगोट फॉर्मेशन। सोचिए, अगर लाखों स्पर्म्स एक साथ ओवम के पास पहुंच जाएं तो क्या होगा? सेंटर में जो ओवम है उसके बाहर हमें 2 सिक्योरिटी लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है कोरोना रेडियाटा और उसके ठीक अंदर है सबसे क्रूशियल लेयर ज़ोना पेल्यूसिडा। रेस में कई स्पर्म्स ओवम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर एंट्री सिर्फ एक ही विनर स्पर्म को मिलती है। और यहीं काम आता है एक बेहद इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन।
होता ये है कि जैसे ही वो एक लकी स्पर्म अंदर एंटर करता है, ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर तुरंत खुद को लॉक कर लेती है। इसमें ऐसे बदलाव होते हैं कि बाकी किसी भी स्पर्म की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है ना कमाल का सिस्टम। तो अब जीवन का ये सिंपल सा मैथ समझ लीजिए। स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों मिलकर बनाते हैं एक डिप्लॉइड जाइगोट, और इस जाइगोट में होते हैं पूरे 46 क्रोमोसोम्स। मतलब एक सिंगल सेल के अंदर एक पूरे इंसान का ब्लूप्रिंट रेडी है। हमारा तीसरा सेक्शन है डिटर्मिनिंग द बेबीज सेक्स। जाइगोट तो बन गया, लेकिन अब जेनेटिक्स के लेवल पर यह कैसे तय होगा कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। फीमेल्स में हमेशा XX क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए उनके हर ओवम में सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम ही होता है। दूसरी तरफ मेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि फादर के स्पर्म में ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो या तो X क्रोमोसोम कैरी करेगा या फिर Y। तो आउटकम्स बिल्कुल लॉजिकल हैं। अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XX यानी एक लड़की, और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है तो बनेगा XY यानी एक लड़का। तो कंक्लूजन क्या निकला? बच्चे का जेंडर पूरी तरह से सिर्फ फादर के स्पर्म पर ही डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, क्लीवेज से मोरूला स्टेज तक का सफर। वो जो सिंगल सेल जाइगोट बना था, अब वो बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू करेगा। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जब जाइगोट बिना रुके लगातार डिवाइड होने लगता है तो इसी कंटिन्यूअस सेल डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। और ये डिवीजन एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। कोशिकाएं हर स्टेप पर दोगुनी होती जाती हैं। जाइगोट से पहले 2 सेल्स बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से सीधे 16 सेल्स। ये बायोलॉजिकल मैथ बहुत ही तेजी से और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ता है। जब ये एम्ब्रियो 8 से 16 सेल्स वाली स्टेज पर पहुंचता है तो हम इसे मोरूला कहते हैं। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस स्टेज पर एम्ब्रियो बिल्कुल एक शहतूत यानी मलबेरी जैसा दिखता है, एकदम सॉलिड और गोल। अब बारी है 5वें सेक्शन की, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन। अपने आगे की जर्नी में ये एम्ब्रियो एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल चेन से गुजरता है जो इसके सर्वाइवल के लिए मस्ट है। मोरूला अब डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। इस स्टेज में रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर बनती है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर की तरफ जो सेल्स का क्लस्टर होता है वो है इनर सेल मास। और याद रहे, इसी इनर सेल मास से ही आगे चलकर असली एम्ब्रियो बनता है। अब बात करते हैं एग्जाम के एक और सुपर क्रिटिकल टॉपिक की, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7 दिन बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार से जाकर अटैच हो जाता है तो इस वाइटल प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये वो बायोलॉजिकल मोमेंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स यूट्रस की अंदरूनी लेयर यानी एंडोमेट्रियम के अंदर गहराई तक फिक्स हो जाती हैं और ऑफिशियली ठीक इसी पॉइंट से प्रेगनेंसी की शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, कंप्लीट जर्नी समरी। अभी तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है उसे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। इस सीक्वेंस को ध्यान से समझिए। स्टेज ए पर ओव्यूलेशन होता है और ओवम फलोपियन ट्यूब में आ जाता है। स्टेज बी पर स्पर्म और ओवम मिलते हैं यानी फर्टिलाइजेशन। फिर शुरू होता है क्लीवेज। स्टेज सी पर 2 सेल स्टेज आती है और स्टेज डी पर कंटिन्यूअस डिवीजन से बनती है 4 सेल स्टेज। इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए स्टेज ई पर ये एम्ब्रियो एक सॉलिड 16 सेल वाले मॉड्यूला में बदल जाता है। स्टेज एफ में अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनता है और कैविटी डेवलप होनी शुरू होती है। स्टेज जी तक आते आते ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बिल्कुल क्लियर दिखने लगते हैं और फाइनली स्टेज एच जहां ये यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। एग्जाम के टाइम पर ये सारी स्टेजेस आपको सीक्वेंस में याद रहें, इसके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है FZMBI। F फॉर फर्टिलाइजेशन, Z फॉर जाइगोट, M से मोरूला, B से ब्लास्टोसिस्ट और I से इम्प्लांटेशन। बस इस एक वर्ड को याद रखिए और क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट।
तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेटर को खत्म करने से पहले खुद से ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछिए। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये एग्जैक्टली कहाँ होता है, पॉलीस्पर्मी क्या है, मॉरुला और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, और बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। क्या अब आप इन सभी का आंसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं? अगर हाँ, तो आज का हमारा ये सेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते रहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है इस खास मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी और नीट की तैयारी के लिए एक बेहद क्रिटिकल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, जो है सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन, यानी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और सबसे अच्छी बात, हम इसे बिल्कुल क्लासरूम वाले हैंड रिटन नोट्स के स्टाइल में समझेंगे, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम छप जाए। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधा आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जर्म लेयर्स और स्टेम सेल्स। उसके बाद फीटल डेवलपमेंट टाइमलाइन, पार्चुरेशन और कुछ की टर्म्स, और अंत में एक सुपर फ्लो चार्ट के साथ एग्जाम रिव्यू। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। देखिए, सबसे बेसिक सवाल, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी आखिर है क्या? यहाँ ये डेफिनेशन बिल्कुल याद रखने लायक है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में विकसित होना ही सगर्भता है। एग्जाम्स के नज़रिए से ये जेस्टेशन पीरियड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 9 महीने या 280 दिन। ये 280 दिन का आंकड़ा हमें बिल्कुल रट लेना है। और प्रोसेस कैसे चलता है? जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। अब बात करते हैं एक सच में अमेजिंग स्ट्रक्चर की, अप्रा या प्लेसेंटा। ये मदर और फीटस के बीच एक टेम्पररी संरचना है। इसका मेन काम है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण और गैसों का एक्सचेंज करना। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इक्वेशन बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कोरियोनिक विली प्लस मैटरनल टिश्यू, ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। लिटरली ये मदर और बेबी के बीच का सबसे क्रूशियल लाइफलाइन है। तो अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है इसका स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा मेनली 4 चीजों से बना होता है: कोरियोनिक विली, मैटरनल ब्लड सेल्स, ब्लड कैपिलरीज और अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम नाभि रज्जु कहते हैं। ये कॉर्ड एक कनेक्टिंग केबल की तरह है जो फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ती है। इसके 3 बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। पहला, पोषण देना, दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई करना, और तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट को हटाना। आइए अब इस बेहतरीन टेबल पर फोकस करते हैं। इसे बिल्कुल अपने नोट्स का मास्टरपीस मान लीजिए। प्लेसेंटा के 4 प्राइमरी काम हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और प्रोटेक्शन। न्यूट्रिशन से मदर से फीटस तक खाना पहुंचता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। एक्सक्रीशन में सारा वेस्ट मटेरियल वापस मदर के ब्लड में ट्रांसफर होता है। और प्रोटेक्शन, ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो फीटस को हार्मफुल चीजों से बचाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्लेसेंटा सिर्फ एक्सचेंज का काम नहीं करता, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और हार्मोन्स बनाता है। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। HCG जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, HPL जो मेमोरी ग्लैंड्स के विकास में मदद करता है, और रिलैक्सिन, ये बहुत खास है क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम ये पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है। साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी यहीं से रिलीज होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्टिंग एंड नरिशिंग द फीटस। भ्रूण की सुरक्षा के लिए ये 4 झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनके बीच का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली है एमनियन, जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है। इसका मेन काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। फिर है कोरियन, जो सबसे बाहरी लेयर है और प्लेसेंटा बनाने में मदद करती है। योक सैक शुरुआती न्यूट्रिशन और ब्लड फॉर्मेशन का काम संभालता है। और आखिर में एलेंटॉयस, जो एक्सक्रीशन और ब्लड वेसल्स के निर्माण में मदद करती है। और अब सेक्शन 3, जर्म लेयर्स एंड स्टेम सेल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनाटॉमी। ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि हमारे शरीर के अंग आखिर बनते कैसे हैं। 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, जो हमारी आउटर स्किन, बाल, नाखून, ब्रेन और नर्वस सिस्टम बनाती है। बीच वाली मेसोडर्म, जिससे हड्डियां, मसल्स, ब्लड, हार्ट और किडनी बनते हैं। और सबसे अंदर एंडोडर्म, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लंग्स, लिवर और पैंक्रियाज बनाती है।
कौन सी लेयर क्या बना रही है, ये नीट के लिए एक सुपर हॉट क्वेश्चन है। और इन सब के पीछे जो मैजिक है वो है स्टेम कोशिकाएं। ये वो पावरफुल सेल्स हैं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका को बनाने की क्षमता होती है। लिटरली ये ब्लैंक स्लेट की तरह होती हैं जो अभी हमने डिस्कस किए किसी भी ऑर्गन के सेल में बदल सकती हैं। एनाटॉमी के बाद अब आते हैं सेक्शन 4 पर, फीटल डेवलपमेंट टाइमलाइन, मंथ बाय मंथ ग्रोथ। ये टाइमलाइन वाकई में बहुत अमेजिंग है। एक सिंगल सेल से लेकर एक पूरे इंसान के बनने का सफर। पहले महीने में हार्ट बनना शुरू होता है, दूसरे महीने में हाथ पैर यानी लिम्स डेवलप होने लगते हैं, तीसरे महीने तक आते आते मोस्टली सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, चौथे और पांचवें महीने में पहली बार फीटल मूवमेंट फील किया जा सकता है, छठे महीने में शरीर पर बाल आ जाते हैं और 9वें महीने तक फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, एकदम रेडी। तो अब हम पहुंच गए हैं 280 दिन के अंत में। सेक्शन 5, पार्चुरेशन एंड की टर्म्स, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन यानी प्रसव, इसका सिंपल सा मतलब है पूर्ण विकसित शिशु का जन्म। इस पूरे प्रोसेस को ट्रिगर करने में 2 हार्मोन्स का बहुत बड़ा गेम है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल्स में कंट्रैक्शन करवाता है जिसकी वजह से लेबर पेन होता है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड होता है। प्रसव के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, गर्भाशय में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन शुरू होना। दूसरा, सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा का फैलना। तीसरा, बेबी का बाहर आना और चौथा, प्लेसेंटा का बाहर निकलना। ये सीक्वेंस बहुत लॉजिकल है और इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले इन 4 हाई यील्ड टर्म्स को क्विकली देख लेते हैं। गायनेकोलॉजी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी। मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। विविपैरिस यानी वो जीव जो सीधे बच्चे का जन्म देते हैं। और हिस्टेरेक्टोमी जिसका मतलब है सर्जरी करके यूट्रस को हटाना। ये टर्म्स एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। और अब इस मास्टर क्लास के सबसे क्रूशियल पार्ट पर आते हैं, सेक्शन 6, सुपर फ्लो चार्ट्स एंड एग्जाम रिव्यू। ये सुपर फ्लो चार्ट सच में एक गेम चेंजर है। ये पूरे चैप्टर को एक सिंगल धागे में पिरो देता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है और मरुला बनता है। मरुला से ब्लास्टोसिस्ट जो फिर इम्प्लांट होता है। उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिससे वो फीटस बनता है और फाइनली पार्चुरेशन। देख रहे हैं कैसे हर एक स्टेप एक परफेक्ट बायोलॉजिकल सीक्वेंस में सेट है। और अब फाइनल टेस्ट। ये हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 हॉट क्वेश्चंस। प्लेसेंटा के क्या काम है, एमनियन क्या करता है, जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन से हैं। अगर इन 10 सवालों के जवाब बिना देखे दिमाग में आ रहे हैं तो समझ लीजिए एग्जाम के लिए तैयारी एकदम रॉक सॉलिड है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और इस नॉलेज को पक्का कर लीजिए।